हाय माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। माई सेल्फ आशुतोष शुक्ला। जैसा कि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और हम बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं। 3 वीडियो इसके पहले शूट हो चुके हैं और ये हम फोर्थ वीडियो में है इसके। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इस वीडियो से पहले अगर आपने हमारे पिछले 3 वीडियोज़ नहीं देखे जो कि लाइफ प्रोसेस पे बेस हैं, सारे पूरा बेसिक्स से स्टार्ट होकर पूरा लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के पहले का पार्ट वहाँ पे कवर अप है, तो उसको जाके देखिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या आई बटन पे क्लिक करके आप उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फिर आइए हम सबसे पहले पिछले वीडियो के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो आपको होमवर्क दिया था एज क्वेश्चंस, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला है इन विच प्रोसेस प्लांट प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। तो हमने पहले पिछले वीडियो में हमने देखा था फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्लांट किस प्रोसेस में CO2 और H2O प्रोड्यूस करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा रेस्पिरेशन। क्या होगा? रेस्पिरेशन। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। जब प्लांट्स रेस्पिरेशन किस टाइम करते हैं? यूजुअली तो सबसे पहला CO2 प्लांट में प्रोड्यूस होता है नाइट टाइम में। किस टाइम में प्रोड्यूस होता है? CO2 नाइट में प्रोड्यूस होता है। लेकिन सम टाइम प्लांट में CO2 डे में भी प्रोड्यूस हो जाता है। और एक बात ये रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स को CO2 प्रोड्यूस करने की आवश्यकता तब ज्यादा पड़ती है दिन में उनका टाइम जब हमारे पास इन्वायरमेंटल CO2 उनके पास नहीं मिल पाता। उनके पास CO2 इन्वायरमेंट में कितना है? 0.03% है CO2 इन्वायरमेंट में। लेकिन जब प्लांट को उनके फूड बनाने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए CO2 नहीं मिल पाता, ग्लूकोज बनाने के लिए, तब वो क्या करते हैं? तो अपना खुद का CO2 प्रोड्यूस कर लेते हैं रेस्पिरेशन के द्वारा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे अगर कोई नॉलेजेबल स्टूडेंट या अगर लॉजिक लगाना चाहें आप, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा वो क्वेश्चन? कि सर अभी तक तो हाँ हम सुनते आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, किसकी CO2 बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इसी वजह से बढ़ रही है। तो फिर प्लांट को CO2 की कमी क्यों पड़ गई? बात सही है भाई, प्लांट को CO2 की कमी क्यों पड़ गई जब इन्वायरमेंट में इतने CO2 है तो। लेकिन ये बात है क्योंकि हर जगह, जैसे हम यहाँ पे यूजुअली हम अपने घर पे, आप अपने घर पे, मतलब हर जगह CO2 का कंसंट्रेशन सेम तो है नहीं कि जितना मेरे घर पे उतना तुम्हारे घर पे, और हर जगह CO2 का कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो फिर इसी वजह से जहां पे CO2 का कंसंट्रेशन प्लांट को अवेलेबल हो जाता है, वहां पे प्लांट डे टाइम में रेस्पायर वहीं करके CO2 नहीं प्रोड्यूस करते, और जहां पे नहीं अवेलेबल होता वहां पे वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं। और नाइट टाइम में प्लांट CO2 प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे सोना नहीं चाहिए। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई आर लीव्स सुटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस? सिंपल सा आंसर भाई, लीव सुटेबल क्यों होती है फोटोसिंथेसिस? क्यों? उसमें ग्रीन वो होता है, क्या होता है? स्टोमेटा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए। क्लोरोफिल होता है, क्योंकि क्लोरोफिल हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ये क्लियर हुआ। थर्ड क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने पिछले टॉपिक में बताया था रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस में क्या क्या है रिक्वायरमेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर है, CO2 है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, बात खत्म। क्लोरोफिल एंड इट्स इंपॉर्टेंस, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस क्या है वो ये भी बताना पड़ेगा इसको तो आप अपना पिछले वीडियो देख लीजिए। लेकिन कहेंगे सर बताते नहीं है, तो हमें बता देते भाई, बुरा मान जाओगे तुम लोग? वैसे मान जाओ, कोई बात नहीं, स्टूडेंट हो तुम। तो क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस पता है क्या होता है? क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस यही होता है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, कि उसमें प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं लीव्स के। बाद खत्म। रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसको मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था। कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है? ड्यूरिंग ड्रॉट और ड्राई सीजन। ड्रॉट में और डार्क में स्टोमेटा क्लोज रहता है, लाइट में और ह्यूमिडिटी में स्टोमेटा ओपन रहता है। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर हुआ यहाँ पे? बात खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने टॉपिक पे। पिछले वीडियो का भाई आंसर आप लोग देते रहे। डेली 6 PM शाम को डेली आपकी लाइव प्रीमियर होता है, वीडियो का लाइव प्रीमियर। तुरंत क्वेश्चन पूछो, तुरंत आंसर, फटाफट आओ लाइव प्रीमियर ज्वाइन करो और आंसर्स अपने क्वेश्चन के पाओ तुरंत। 20 लेक्चर में जो डाउट हो तुरंत पूछो, तुरंत आंसर मिलेगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, ये बात ये हो गई यहाँ पे। ठीक, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आइए अब सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद एनिमल्स में न्यूट्रिशन के स्टेप्स देखेंगे। कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स हैं। इन्जेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये सारी चीजें अभी इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में। ओके, तो आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में सबसे पहली बात पता है क्या होती है? एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हमने पहले फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक
ट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड किस पे होते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में? प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे या प्लांट प्रोडक्ट्स पे, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे होता है मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, तो ये बात हुई एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये बात हो गई। अब देखो भाई, अब एनिमल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या कैसे वो लेते हैं, इस बेसिस पे हम एनिमल्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं? 3 पार्ट में। 3 पार्ट में कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं? 3 पार्ट में। ये देखते हैं कौन कौन से। भाई सिंपल सी, ये सब कॉमन चीजें आपने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में तो हम बता दे रहे हैं। पहला क्या है? हर्बीवोर्स। कहोगे सर ये तो मैं पढ़ा हूँ, याद है मुझे ना। बिल्कुल याद होना चाहिए, नहीं याद है तो फिर पढ़ना बेकार है तुम्हारा। कार्निवोर्स एंड एट लास्ट ओमनीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। सिंपल सी बात है। मैं पूछना चालू करूं तो फटाफट तुम लोग इसका आंसर दे दो, तो मैं इसको तुरंत पहले बता देता हूं। इसमें क्या होता है? ईट ओनली प्लांट्स। ये क्या करते हैं? केवल प्लांट्स खाते हैं। ये क्या करते हैं? ईट स्मॉल एनिमल्स, अपने से छोटे जानवरों को। खुद से बड़े जानवरों को कहां से खाएंगे भाई? जो इनसे ज्यादा ताकतवर होगा उसको कहां खा सकते हैं? इसलिए एनिमल्स खाते हैं। और ये बोथ भाई, प्लांट भी खा लेंगे, एनिमल भी खा लेंगे, जो मिलेगा सब खा लेंगे ना। ठीक है भाई, खा लो जो तुम्हारा मन हो। अब इसका एग्जांपल देख लो। इसमें देख लो, काऊ हो गए, गोट हो गई, बहुत सी चीजें। जितना वेजिटेरियन जानते हो सब लिख डालो इसमें। इतने जंगल के जानवरों को जानते हो, लायन हो गया, टाइगर हो गया, बाकी सब चीजें लिख दो इसमें। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो अपना नाम लिख दो। ओके, ह्यूमन सबसे पहला भाई, सब खाते हैं, मैं तो नहीं खाता, लेकिन अगर अपना नाम वेजिटेरियन हो तो नाम लिख दो, ह्यूमन में अपना नाम लिख दो। उसके बाद ह्यूमन हो गया, और डॉग हो गया, क्रो हो गया, ठीक है। ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, क्रो हो गया। ये सारी चीजें हो गई। ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स की बातें हो गई। ये सिंपल चीजें हैं, ज्यादा इसमें वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब चीजें पढ़े हुए हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में है। ओके, तो फिर आइए हम अपना स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स शुरू करें, जो कि ज्यादा जरूरी चीज है। ये बातें क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? अब देखो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और एक बात देख लो, एनिमल्स पता है कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक में होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक में भी हमने 3 बताए थे आपको, पैरासिटिक, सेप्टोफिटिक एंड होलोजोइक। तो ह्यूमन एनिमल्स कौन सा फॉलो करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है कि सॉलिड, होलोजोइक हमने आपको मीनिंग बताया था, फीड ऑन सॉलिड। तो होलोजोइक में क्या होता है? सॉलिड में फीड करते हैं, मतलब सॉलिड सब्सटेंस ले लिए, फिर उसको ब्रेक करेंगे अलग अलग स्मॉल सब्सटेंस में। वो सारे प्रोसेसेस यहाँ 5 में हो जाएंगे, ठीक है। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। इंजेक्शन देखते हैं। पहला पार्ट इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन पता है क्या होता है? इंजेक्शन का अगर एक हम सिंपल मीनिंग ऑफ वर्ड निकाल लेना, केवल इसी वर्ड का मीनिंग अगर देख लें हम, तो इसका सिंपल सा मीनिंग दे देते हैं हम, ईटिंग ऑफ फूड। कोई मतलब नहीं कौन सा फूड खा रहे हो तुम, बस फूड खा रहे हो, अंदर जा रहा है, वही है इंजेक्शन। बात क्लियर हुई? इंजेक्शन अगर हम सिंपल वर्ड मीनिंग दे दें तो ईटिंग ऑफ फूड या टेकिंग इनसाइड, ये भी बात कोई बात नहीं, लेकिन जनरल वे में हम क्या कह सकते हैं इसको? ईटिंग ऑफ फूड। अब इसकी डेफिनेशन क्या बात होती है? इंजेक्शन मतलब होता है क्या? देखो ये पहले एक सिंपल सी चीजें समझ लो। एनिमल्स में पता है क्या होता है? जैसे हम अपने ऊपर देखो, अपने ऊपर एनिमल्स में मानता हूं हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो क्या होता है? सबसे पहले हम फूड क्या करते हैं? माउथ के थ्रू अंदर लेते हैं। उसके बाद हमारे स्टमक में उनका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सर्कुलेट होता है। उसके बाद फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिमूव हो जाता है। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे हम सबसे पहला सिस्टम क्या है हमारा? इंजेक्शन है, ठीक। अब देखो इंजेक्शन की हम डेफिनेशन लेंगे, प्रोसेस ऑफ taking food inside the body of organism is called
इंजेशन। इंजेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फूड को लेना ही लेने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। ये पहला टॉपिक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं हुई ना, ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन मतलब फूड को, देखो हमने आपको पहले बताया था फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो फूड को हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसका भी हमने एग्जांपल दिया था आपको ग्लूकोज और ऑयल वाला आपके अपने फर्स्ट लेक्चर में, तो फिर उसको भी देख के फिर से आगे आइए तो फिर यहाँ पे समझ में आएगा आपको, ठीक। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब इंजेशन में क्या होता है, इंजेशन में जो हम फूड लेते हैं ना, इंजेस्ट जो फूड लेते हैं वो किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। और हमारी बॉडी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। हमने फूड लिया है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, लेकिन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी सिंपल फॉर्म में। हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकती। अब क्या करोगे, अब करोगे क्या भाई, ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ कि ये जो कॉम्प्लेक्स वाला है ये सिंपल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक, तभी तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी। यही प्रोसेस है, क्या है ये प्रोसेस, डाइजेशन। ऐसा प्रोसेस की बॉडी क्या हो, सिंपल से कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट कर दे ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर आगे बढ़े हम तुरंत फटाक से। हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब हम आगे आते हैं, इंजेक्शन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब सबसे पहले हम डाइजेशन की डेफिनेशन लिखवा दें आपको ना, क्योंकि डेफिनेशन ज्यादा जरूरी है। क्या है दूसरा स्टेप हमारा, डाइजेशन। अब डाइजेशन की डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच complex and insoluble food molecules break into simple and soluble particle, ठीक। ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इसमें ब्रेक हो जाए सिंपल और सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल में, ताकि वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। अब देखो इसमें क्या होता है, डाइजेशन में दो तरह की प्रोसेस एब्जॉर्ब होते हैं, एक होता है फिजिकल मेथड और एक होता है केमिकल। डाइजेशन कितने होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। बहुत डीप चीज है ये बात, ध्यान दिए ना रहना। डाइजेशन क्या होता है, एक होता है फिजिकल, ये आपको 5-10 मिनट की वीडियो वाले नहीं बताएंगे। एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। देखो फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल का एग्जांपल जैसे डाइजेशन इन हमारा माउथ हो गया, ये हो गया फिजिकल। केमिकल डाइजेशन थ्रू डिफरेंट एंजाइम, ठीक है। फिजिकल में क्या हो गया, डाइजेशन इन माउथ। ये बात तो पता है ना कि फूड का डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो फिजिकल का मतलब डाइजेशन इन माउथ, और केमिकल का मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो एंजाइम्स एक्शन हो रहा है, इंटेस्टाइनल जूस हो गया और जो तरह तरह के एंजाइम्स जो सीक्रेट होती हैं वो जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल मेथड डाइजेशन का। ये होता है फिजिकल, ठीक है। डाइजेशन में तो 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक केमिकल। तो ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। तो यहाँ पे डाइजेशन भी समझ में आ गया। अभी तक हमने क्या देखा, इंजेक्शन है, डाइजेशन। इंजेक्शन मतलब फूड अंदर लिया कॉम्प्लेक्स फूड, डाइजेशन मतलब उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया। अब भाई बात आती है कि सिंपल फूड कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन केवल हमारी सिंपल फूड कन्वर्ट हो गया तो केवल क्या यही पेट में ही रहेगा, पेट में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी सबको चाहिए। तो कैसे होगा वो, अब देखते हैं वो कैसे होता है, ठीक है। फटाफट फटाफट खत्म हो जाना चाहिए। क्या बात है, एब्जॉर्प्शन तीसरा स्टेप है, एब्जॉर्प्शन, ओके। अब देखो हमें हमारी बॉडी में फूड को सर्कुलेट कराना है ना, पूरी बॉडी में, यहाँ हेड से लेके टो तक लेके जाना है। तो हमें कोई ऐसा मीडियम ढूंढना पड़ेगा जिसमें क्या हो कि जो पूरी बॉडी में
जिसकी रनिंग अप होती रहे, भाई यहाँ भी चले यहाँ भी चले, घूमता टहलता रहे, हमें ऐसा कोई मीडियम करना है। अब जैसे मान लो हमारे पुराने जमाने में हमें क्या होना चाहिए था, खत भेजने होते थे तो क्या होते थे, पोस्टमैन से भेजते थे। क्यों? क्योंकि पोस्टमैन पूरे एरिया में, उस एरिया में डेली खत सब पूरा पोस्ट लेके राउंड अप करता रहता था। तो यहाँ पे भी हमें अगर अपनी पूरी बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड है उसको सर्कुलेट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे मीडियम को ढूंढना पड़ेगा जो क्या करे, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहे। और सर्कुलेट कौन होता है हमारी बॉडी में? ब्लड। ब्लड होता है सर्कुलेट। बात क्लियर हुई? ओके। तो फिर एब्जॉर्प्शन यही होता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड है वो उसके जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है वो क्या हो, हमारे ब्लड में आ जाए, यही है एब्जॉर्प्शन। क्या है एब्जॉर्प्शन? द प्रोसेस ऑफ absorption, the process of passage of digested food to blood is called absorption। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसका ब्लड में जो पासेस होता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जो भाई ब्लड होता है, ब्लड फिर क्या हुआ, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। अब देखो यहाँ पे एक बात देख लो, फूड यहाँ पे हमारा डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद वो कहाँ आया, ज्यादा लंबा एरो हो जाएगा, कवर नहीं हो पाएगा, देखते हैं ना। ठीक है, देखो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद आया वो ब्लड में, ब्लड से बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स से ब्लड से बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स से सिंगल सेल में, और सेल से उसको कन्वर्ट किसमें हो गया, वो उससे हमारी एनर्जी बन गई जो हमारे फंक्शन के लिए यूजफुल होता है। तो बात हुई, एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लोगे इसका, ले लो पर तुरंत। हो गया स्टूडेंट्स, ये बात यहां पे क्लियर हुई, एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक, अब एब्जॉर्प्शन के बाद हम बात करेंगे एसिमिलेशन की। हमारा अगला स्टेप कौन सा है, एसिमिलेशन। अभी तक हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है कहां तक आ गया है, सेल तक आ गया है, ठीक है, सेल तक हमारा डाइजेस्टेड फूड आ गया। अब इसी डाइजेस्टेड फूड को सेल्स क्या करती हैं, एनर्जी बनाने में हेल्प करती हैं और ग्रोथ में हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती है। तो द यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय सेल्स इज नोन एज एसिमिलेशन। सिंपल सी बात है, क्या है, द यूटिलाइजेशन ऑफ digested food by cells in production of energy and body growth is called assimilation। क्या बात है, हम तो फटाफट सब सीखे जा रहे हैं, सीखते रहो, बोर्ड देना है, घर वालों की उम्मीद है भाई बंदा 90 लेके आएगा, बंदा 90 लेके आएगा तो आएगा, ऐसे आएगा जब पढ़ेगा तब आएगा। तो फिर देखो एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब द यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय सेल्स इन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड बॉडी ग्रोथ इज कॉल्ड एसिमिलेशन। सिंपल सी बात है भाई। अब लास्ट स्टेप क्या बचा हमारा, इजेशन। इजेशन क्या होता है, इजेशन मतलब हमारा जितना फूड है सब हम बॉडी हमारी ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, तो जितना उसको जरूरत होती है, जितना नेसेसरी होता है उसको ब्रेक डाउन कर लिया, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, जो रिमूवल अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो इजेशन की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है, एक मिनट इसको यहां लिखते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, अब देखो इजेशन की सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन होती है, कहीं भी लिख दो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं होती, removal of undigested food from body। ओके, इजेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि
अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट ना हुआ वो बॉडी से रिमूव हो जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। तो यहां तक सारी बातें क्लियर हुई। इंजेशन मतलब फूड को हमने अंदर लिया, डाइजेशन मतलब फिर उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर लिया, एब्जॉर्प्शन मतलब फिर क्या हुआ, वो जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में आ गया, फिर उसके बाद ब्लड से क्या हुआ, सर्कुलेट हो गया सेल में, एसिमिलेशन क्या हुआ, सेल ने उसको यूटिलाइज कर लिया एनर्जी बनाने के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए। इंजेशन जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लो इन दोनों स्टेप्स का। तो फिर हम आगे अपना टॉपिक देखें, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो हो गया, आपका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो हम आगे बात करते हैं, किसमें बात करेंगे अब हम न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले न्यूट्रिशन इन अमीबा से पहले हम देख लेते हैं अमीबा क्या होता है। अमीबा, ओके, अमीबा क्या होता है। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक। यूनिसेलुलर मतलब ये सबसे पहले क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। यूनि मतलब, यूनि जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है वन, सिंगल। तो ये यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, केवल एक सेल होती है उसमें। दूसरा ये माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब हम केवल इसको अपनी नेक डाइस से नहीं देख सकते, हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। ये बात क्लियर हो गई अमीबा। और अब इसमें हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तो कौन सा न्यूट्रिशन होता है इसमें, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये बात कितनी क्लियर हो गई। अब देखो, अमीबा का जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसको पता है क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। क्या बात है सर जी, कहां से लेके आए इतना भयानक वर्ड। हम भी पढ़े थे तो हमें भी लगा था क्या था, फैगोसाइटोसिस। अब जो सिंपल सा वर्ड फैगोसाइटोसिस जो एक वर्ड होता है, इसका पता है क्या मीनिंग होती है, इसकी मीनिंग होती है फीड ऑन सेल। फीड ऑन सेल मतलब टोटल पूरी एक सेल को अंदर ले लेना, एक बार में एक सेल को अंदर ले लेना, उसको बोलते हैं, मतलब बिना डायरेक्ट फूड को क्या हो, सेल को अंदर ले लेना, उसको बोलते हैं हम फैगोसाइटोसिस, उस प्रोसेस को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये बात यहां पे क्लियर हो गई, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। ये बात हो गई। अब देखो अमीबा में होता कैसे डाइजेशन, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका, देखो होता कैसे, इसमें डाइजेशन होता कैसे। हम एक अमीबा देखो एक सिंगल सेल होता है, ऐसे 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 ये हमने बना दिया, ये बन गया अमीबा, कोई शेप नहीं होता है इसको, ये ऐसे 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 बना दिया, बन गया अमीबा, कोई इसका शेप नहीं होता है। ठीक है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। अब जब बात ये हुई सर इसका शेप नहीं होता है, एक सेल होता है, मुंह तो होता नहीं होगा, तो कैसे ये फूड वो करता है। देखो अमीबा में जब उसको कहीं अपना फूड दिखता है, फूड वो कौन सा लेगा, यूनिसेलुलर क्या लेता है, जो प्लांट्स होते हैं वाटर के सरफेस पे, ये वाटर लिविंग होता है, तो वाटर के सरफेस जो यूनिसेलुलर सिंगल सेल स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, तो उन्हीं को ये लेता है, उन्हीं को एज अ फूड यूज करता है। तो जब इसको अपना फूड दिखाई देता है, जैसे मान लो ये हमारी अमीबा की बॉडी है, ठीक है, जब इसको फूड अपना दिखाई देगा तो ये बॉडी ऐसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाएगा। इस बॉडी में क्या बन जाएगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये क्या है, स्यूडोपोडिया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं, देखो सबसे पहला क्या हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अमीबा है, ये अमीबा की बॉडी है, उसके अंदर इनसाइड न्यूक्लियस है, उसको क्या हुआ अपना फूड दिखा, ये तुरंत क्या हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, स्यूडोपोडिया बन गया, जिसके अंदर फूड कवर हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो हो गया इसका अमीबा की हुआ। अब देखो सबसे पहले अमीबा में हमने अभी देखा था एनिमल्स न्यूट्रिशन के 5 स्टेप, सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन। ठीक है, अब अमीबा में जो फूड होगा वो कैसे इंजेक्शन होगा, उसमें फूड में अमीबा का फूड बॉडी के अंदर कैसे जाएगा, थ्रू स्यूडोपोडिया। ठीक है, इंजेक्शन थ्रू किसके थ्रू होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू इंजेक्शन हो गया। ठीक है, अब जैसे ही बॉडी के अंदर गया तो दूसरा स्टेप क्या आना चाहिए, डाइजेशन। डाइजेशन पता है क्या होता है, फूड वैक्यूल में। ठीक है, हम फूड वैक्यूल को टेम्परेरी स्टोमक ऑफ अमीबा भी कह सकते हैं, टेम्परेरी स्टोमक। हम फूड वैक्यूल को अमीबा का टेम्परेरी स्टोमक भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, गलत हो गई क्या, टेम्परेरी स्पेलिंग फ्लो में हो जाता है।
ठीक है। हम फूड वैक्यूल को अमीबा का टेम्परेरी स्टोमक, देखो यहाँ से फूड आ गया अंदर, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फूड के लिए क्या पहले से जो वैक्यूल होता है क्या होता है, फूड वैक्यूल बन जाता है, तो इसके अंदर फूड हो गया। अब पूरा यहाँ पे जितने एंजाइम्स होंगे इसके अंदर सब यहाँ पे इसके ऊपर अटैक कर देंगे, इसी में सारे एंजाइम्स अटैक कर देंगे। तो फिर क्या होगा, ये फूड डाइजेस्ट होके, अब यहाँ पे तो ब्लड हो है नहीं कि सर्कुलेट होगा, तो डाइजेस्ट होकर इसी पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा। तो साइटोप्लाज्म में फैलने के बाद जो एक्स्ट्रा फूड बचा, अनडाइजेस्टेड फूड, अब वो इसके पास कोई इजेशन का लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी नहीं है, तो बाहर कैसे निकाले, तो इसकी सेल क्या होती है, रप्चर हो जाती, फट जाती, तो यहीं से ये अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल आता। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई, डाइजेशन हो गया हम इसका। अब ये एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एब्जॉर्प्शन थ्रू साइटोप्लाज्म के थ्रू इसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है, ये बातें भी क्लियर हो गई स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा। एसिमिलेशन भी क्या होता है, अब देखिए ये तीन चीजें हो गई। अब एसिमिलेशन में इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो दो पार्ट में हो जाता है। एब्जॉर्ब फूड कितने पार्ट में हो जाता है, दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है, फर्स्ट पार्ट में फिर रेस्पिरेशन के द्वारा क्या हो जाता है, क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, फूड के लिए एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है रेस्पिरेशन के द्वारा। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है, कन्वर्ट इनटू एनर्जी बाय रेस्पिरेशन। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सेकंड पार्ट होता है वो पता है क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है एंड हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अमीबा। वो स्टोर होके अमीबा की ग्रोथ में हेल्प करता है। ये बात क्लियर हुई। एसिमिलेशन क्या होता है, फर्स्ट पार्ट दो पार्ट में, जो एब्जॉर्ब होते हैं दो पार्ट में हो जाता है। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है रेस्पिरेशन के द्वारा, और सेकंड पार्ट क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है और अमीबा की ग्रोथ में हेल्प करता है। ये बातें क्लियर हो गई। और लास्ट प्रोसेस, लास्ट क्या बचा हमारे पास, इजेशन। इजेशन मतलब अभी हमने इजेशन बता दिया, थ्रू रप्चर ऑफ सेल। इजेशन किस इजेशन कैसे होता है, बाय रप्चरिंग सेल। अब यहाँ पे रप्चर का मतलब होता है फटना, मतलब सेल फट जाती है तो इजेशन हो जाता है। ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। अमीबा की भी पूरा डाइजेशन हमने देख लिया। एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं आपको। अमीबा में सबसे पहले क्या होता है, इजेशन इंजेशन किसके थ्रू होता है, इंजेशन होता है स्यूडोपोडिया के थ्रू। ये फूड आया, स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है अमीबा में, जिससे फूड क्या हुआ, अंदर गया। इंजेशन के बाद डाइजेशन किसमें होता है, फूड वैक्यूल, जिसको हम टेम्परेरी स्टमक भी बोलते हैं, उसमें डाइजेशन हुआ, और जितने भी एंजाइम्स हैं सब इसके ऊपर अटैक करके इसको डाइजेस्ट कर दिए। एब्जॉर्प्शन, इसमें ब्लड है नहीं तो एब्जॉर्प्शन साइटोप्लाज्म में हो जाता है। अब एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब फूड रहता है वो दो पार्ट में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, फर्स्ट पार्ट क्या करता है, फर्स्ट पार्ट रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है। सेकंड पार्ट क्या होता है, स्टोर रहता है और अमीबा की ग्रोथ में हेल्प करता है। उसका लास्ट स्टेप बचा इजेशन। इजेशन कैसे होगा, सेल वॉल रप्चर हो जाएगी एक जगह से और क्या होगा, इजेशन हो जाता है। ये बातें क्लियर हो गई सब चीज। क्या बात सर, आज तो हमने सारा पढ़ लिया, समझ में भी आ गया। तो समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चंस नोट कर लो। बिना क्वेश्चन दिए नहीं मानेंगे, फटाफट क्वेश्चन नोट करो, आंसर दो, अपने आप को नोट्स बनाओ, काम आएंगी वही बोर्ड एग्जाम के टाइम तुम्हारे। नहीं तो बोर्ड एग्जाम में इधर उधर घूमोगे, बाकी नोट्स बनाते रहो तुम लोग। ठीक, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डू, एक मिनट बाद, पहला क्वेश्चन छोड़ो इसको, व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया का फंक्शन क्या है। एक दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन के पूरे प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसको डिफाइन करो। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम वेयर इजेशन टेक्स प्लेस इन अमीबा। अमीबा में इजेशन कहां से होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया, फिर दूसरा व्हाट इज न्यूट्रिशन, डिफाइन न्यूट्रिशन इन अमीबा, एंड थर्ड इज फ्रॉम वेयर इजेशन टेक्स प्लेस इन अमीबा। ठीक है, फिर उसके बाद क्लासिफाई
एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई करना है। ठीक है, ये बात हो गई, 4 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो फिर लास्ट क्वेश्चन हम और दे दें कि रहने दें? चलो जाने दो, आज 4 ही क्वेश्चन देते हैं आपको, 4 ही क्वेश्चन ये कवर करिए। बाकी फिर इसका आंसर आप या तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें आप ईमेल कर सकते हैं। और कैसी वीडियो लगी, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सब बताइए, क्योंकि बायोलॉजी की आपकी वीडियो डेली 6 PM शाम को 6 बजे डेली प्रीमियर होता है इसका। उस टाइम आप हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। आपको जो प्रॉब्लम होगी आप उस टाइम डायरेक्टली फेस टू फेस नहीं हो सकता, लेकिन लाइव चैट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई सारी। फिर आज का वीडियो एक स्टॉप, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के बारे में। ओके, तो फिर अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहो, मजे करते रहो, बाय।